आज सुबह ही सुबह अचानक फ़ोन पर कॉलें आना शुरू हो गई। नंबर भी अनजान था तो पहले तो बहुत गुस्सा आया कि आज इतवार को थोड़ा ज़्यादा सोने का प्लान था, मगर फिर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक घबराया हुआ पाकिस्तानी मर्द बोला, नवीद भाई मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं। मैंने कहा, भाई सांस लो और आराम से बताओ क्या हुआ है। कहता है, मैंने अपनी बीवी के साथ सिर्फ गुस्सा किया है और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उसने पुलिस को कॉल कर दी है और मैं इस वक्त ट्रेन में बैठकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हूँ और वाक़या कोई काफ़ी घंटे बीत चुके हैं और मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया है और अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब सारी रात गुजर चुकी है। अब अपनी बीवी को भी कॉल करने की कोशिश की है मगर नंबर बंद है। लगता है सोशल सर्विस वाले ले गए हैं। मैं पुलिस से डर कर भागा हूँ मगर अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी गाड़ी, घर, सब कुछ स्वीडन में ही है। वापस भी आना पड़ेगा और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे तो यहीं हैं, उनको छोड़कर कैसे चला जाऊं। वो रो पड़ा। मुझे बताए क्या करूं। मैंने उसको हौसला दिया और कहा कि भाई, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, मुझे कुछ तफसीलात बताओ कि तुमने अपनी बीवी पर हाथ तो नहीं उठाया, मारा तो नहीं, हुआ क्या था। वो बोला, मैं स्वीडन में तकरीबन 4 साल पहले आया हूँ। मुझे मेरी बीवी पर शक था कि उसका किसी के साथ यहाँ चक्कर बन गया है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे इल्ज़ाम देने लग गई कि तुम घटिया जहन की हो, वगैरह वगैरह। मैं चुप तो कर गया मगर मेरा शक मज़ीद परेशानी में बदल रहा था कि मैं यूरोप के एक दूसरे मुल्क में 15 साल काम करता रहा और यहाँ सिर्फ बच्चों और बीवी की भलाई और उन्हें पाकिस्तान से लाने की खातिर यहाँ आया हूँ, तो ये मेरे साथ क्या कर रही है। खैर, कल हफ्ते की रात मेरी बीवी मुझे घर से कह कर गई है कि किसी दोस्त के घर लड़कियों की एक तकरीब है तो मैं अपने तीनों बच्चों को संभालूं। मुझे उस पर पहले से शक था, इसलिए मैंने बच्चों को संभालने के लिए किसी को एडवांस में कहा हुआ था। मैं उसके पीछे छुपकर चला गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वह कुछ बस स्टॉप पर जाने के बाद उतरी और वहाँ साइड पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें वो किसी दूसरे मर्द के साथ बैठ गई। मैंने पहले सोचा कि अभी पकड़ लूँ, मगर फिर थोड़ा सब्र किया कि शायद वो ये ना देख ले कि ये मुझे मेरी दोस्त के कहने पर यहाँ से लेने आया है। तो मैंने पीछा किया। खैर, वो उसके साथ दूसरे साथ वाले शहर चली गई। मैंने उसको उस मर्द के साथ होटल में जाते देखा। एक दूसरे के साथ सारी हरकतें करते मैंने गाड़ी में बैठकर कुछ तस्वीरें उतारी, वीडियो भी बनाई। और जब वो होटल के अंदर गई तो मैंने उस कॉल की जो उसने न उठाई। मैंने मैसेज छोड़ा कि एक बच्चा गिर गया है, उसे चोट लगी है और खून बह रहा है, जल्दी घर आओ। तो ये मैसेज सुनने के बाद उसकी कॉल फ़ौरन आई। वो को 30 मिनट में पहुंच रही है और साथ में बदतमीज़ी कि मैं एक दिन भी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। खैर, मैं बाहर ही मौजूद था तो वो कोई 5 मिनट वहाँ गुजारने के बाद उसी बंदे की गाड़ी में तकरीबन 25 मिनट में घर की दूसरी तरफ वाली गली में छोड़कर चला गया। मैंने उस बंदे की गाड़ी के नंबर से चेक किया तो कोई अरबी मुसलमान था, शादीशुदा, 5 बच्चों के साथ इसी शहर में रहने वाला था। खैर, जब वो घर के अंदर चली गई तो मैं भी बाद में अंदर गया और जाकर उसको पूछा कि तुम कहाँ थी, तो वो फ़ौरी तौर पर गुस्से में मुझ पर तमीज़ी करने लग गई कि तुम गंदे जहन के घटिया आदमी हो, मुझ पर शक करते हो, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसे वो तस्वीरें दिखाई और साथ ही कुछ ओल फोल बक दी कि मैं तुम्हें ये दे दूँगा, वो कर दूँगा। बच्चे क्योंकि सो चुके थे और अपने कमरों में थे और बच्चों को संभालने वाली भी हमें देख रही थी, तो उसने भी ये सब कुछ सुना और देखा है। मगर मेरे गुस्सा करने के फ़ौरी बाद वो चीखने लग गई जैसे कि कोई हिस्टीरिया में चिल्ला जाता है और साथ में उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी और झूठ बोलने लगी कि ये मुझे जान से मार देगा, वगैरह वगैरह। मैं बहुत डर गया और वहाँ से निकल आया। अब पूरी रात निकल चुकी है। मैं स्वीडन से दूर किसी दूसरे मुल्क में हूँ और परेशानी में हूँ कि ये क्या हो गया, मेरा घर टूट गया। अब मुझे बताएं बच्चों का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। मैंने तो मशवरा दिया है कि फ़ौरन अगर वो नहीं आ सकता तो जब भी मुनासिब समझे वापस आए और पुलिस केस को भी फेस करें और यहाँ के कानून के मुताबिक सोशल सर्विस और अदालत के ज़रिए अपने बच्चों से ज़रूर मिले, क्योंकि उसके पास वीडियो और तस्वीर हैं तो कम से कम बच्चों के मामले में वो ये चीज़ें अदालत में पेश करें। मगर जाहिर है कि जब मारा ही नहीं तो उसके ख़िलाफ़ इस बात का कोई सबूत नहीं, तो वो ज़रूर अपना केस लड़े। हाँ, गुस्से में धमकी देना भी स्वीडन में गैर कानूनी अमल है, तो आप उसके बारे में बताएं, तस्वीरें वीडियो दिखाएं
کہ آپ نے اس چیز سے منع کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کا اس عورت کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ورنہ آپ اس وقت کچھ کرتے جب وہ اس دوسرے شخص کے ساتھ ہوٹل میں تھی، اور آپ کے پاس ثبوت ہے کہ بچے بھی محفوظ تھے، اور آپ نے ایک آیا کو بچوں کی حفاظت اور بہتری اور آرام کے لیے ہائر کیا ہوا تھا، اور وہ بھی قانونی طور پر بات آپ کے حق میں ہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک گواہ موجود ہے کہ مار پیٹ کا الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ یہ ساری کہانی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا سکوں کہ چاہے آپ مرد ہوں یا خاتون، یہ واقعہ دونوں اطراف سے پیش آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو یا خاوند کو کسی ایسی صورتحال میں پکڑ لیں جہاں وہ چیٹنگ کر رہی یا کر رہا ہے، تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دوبارہ کہتا ہوں، سب سے ضروری بات ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں موجود رہیں گے تو بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر دیں گے۔ تو اس چند سیکنڈ کے غصے کو آپ سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے مت تباہ کرنے دیں۔ بے شک ایسی صورتحال بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اور لگتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں خواتین اور مرد موجود ہیں۔ آپ سے چیٹنگ کرنے والی یا کرنے والا کوئی دنیا کا آخری شخص یا عورت نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے تو یقین کریں آپ کو بہت ہی جلد ایک اچھا ساتھی مل جائے گا۔ یاد رکھیں، جو پہلے ہی آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی آپ کی قدر اور عزت کھو چکا ہے۔ پھر آپ خود کو مزید مصیبتوں میں کیوں ڈالیں؟ عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اور اگر خاص طور پر بچے بھی ہیں تو پھر عقل مندی اور صبر کے ساتھ بچوں کا سوچیں کہ اگر آپ ایسے گھٹیا کردار والے مرد یا عورت کے ساتھ بچے کے لیے چھوڑیں گے تو بچوں کی تربیت کیا ہوگی۔ اس لیے صبر، تحمل، برداشت کا مظاہرہ کریں۔